हेलो फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों को इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हैं नो बकवास ओनली स्टडी विद फुल एंटरटेनमेंट चैनल पे। और आज का इस जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं वो आपको वीडियो को स्टार्ट में ही देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, इसका मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आपको इस प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस प्रकार से आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जाइए, वहाँ मिल जाएगा। आज का हमारा जो मकसद है इस वीडियो में वो केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 2 इसको बताना है आज, जिसमें आपको बताया गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए आपको यहाँ पे बताया जाएगा। और ये जो जनरल वैल्यू जो निकालना था इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, आप जाइए चैनल पे मिल जाएगा। तो आज चलिए स्क्रीन पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए जो भी टर्म यूज होगा इसमें बताते हैं और सारा क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करवाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपका सिलेबस में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर है तो आप यह मत सोचिए कि कौन सा बुक से पढ़ें या कौन सा बुक का क्वेश्चन है। ये निर्भर नहीं करता कि आप कौन सा बुक से पढ़ते हैं, मायने यह रखता है कि आप कैसा नॉलेज गेन करते हैं, आप कैसे स्टडी करते हैं। आपको इस चैनल पे शुरू से बेसिक से हाई लेवल तक जो चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ाता हूँ। सो आप सही तरीके से सही जगह पे हैं। यदि आपका सिलेबस में यह चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो चलिए आप स्क्रीन पे कुछ नया सीखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब बात आती है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की, तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा हो जाता है, आप फंक्शन का डोमेन और रेंज को ध्यान में रखें। यदि आपको ये ध्यान में है तो तभी आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल पाइएगा। इस पे मैं ज़्यादा आज बातें नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप प्ले लिस्ट में जाइए, मिल जाएगा, या तो फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आप इसको ध्यान में रखिए, ये फंक्शन है, इसका डोमेन ये होता है, आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और रेंज इसको ये होता है। प्रिंसिपल वैल्यू जो निकलता है वो पूर्ण रूप से रेंज पे आधारित होता है, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू जो हमारा होता है साइन इन्वर्स एक्स का -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, कॉस का 0 से पाई के बीच में आएगा, टेन का -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, सेक इन्वर्स एक्स का 0 से पाई के बीच में आएगा, 0 से पाई के बीच में एक -π/2 माइनस हम किए हैं π/2 को, π/2 भी आता है 0 से पाई के बीच में, लेकिन हमें π/2 नहीं लेना है प्रिंसिपल वैल्यू में। कॉसेक इन्वर्स एक्स का -π/2 से π/2 के बीच के सारे वैल्यू होंगे, लेकिन 0 भी आता है जो हमें नहीं लेना है। कॉट इन्वर्स एक्स का 0 से पाई के बीच में ही इसका प्रिंसिपल वैल्यू का आंसर आएगा आपका। इसके बीच में जो भी इसका कॉट इन्वर्स एक्स का जो आंसर आएगा, यदि इसके बीच में रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो चलिए अब उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन 2 का फर्स्ट जो है तो यहाँ आपको दिख रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, दिया हुआ है tan इन्वर्स √3। तो सबसे पहले आपको
कॉपी पे लिखने से पहले सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद लेट करना है जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्योंकि इन्वर्स खुद अपने आप में एक एंगल होता है, इसलिए इसको थीटा के बराबर में आपको लेट करना है। जब आप लेट कर लीजिएगा थीटा के बराबर में, उसके बाद ये जो tan इन्वर्स है ये इक्वल के इस तरफ जब आएगा तो ये tan थीटा बन जाएगा, ये √3 बन जाएगा, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 हो गया। अब हमें ध्यान में ये रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो √3 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है √3 हमें tan में ही जाकर के खोजना है कि tan का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में √3 किसका वैल्यू होता है। तो हम जाकर के पाते हैं कि tan π/3 डेट मीन्स tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तब जाकर के यहाँ पे हम, यहाँ तो tan थीटा था ही, ये tan थीटा ये वाला तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ये √3 जो था उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं tan π/3, चूँकि tan π/3 का वैल्यू √3 होता है। अब यहाँ पे ये जो tan से tan कट जाएगा और थीटा का वैल्यू π/3 आएगा। ये जो थीटा का वैल्यू π/3 आया आपको, क्या इसको आप आंसर बोल सकते हैं? ये जो π/3 आपको थीटा का वैल्यू दिख रहा है, क्या इसको आप आंसर बोल सकते हैं? आंसर बोलने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू के केस में हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या tan का जो रेंज होता है उसके अंतर्गत यह आता है या नहीं। तो चलिए अब tan की रेंज चेक करते हैं। तो tan का जो रेंज होता है, तो मेरा tan का रेंज बिलोंग करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो क्या π/2 इसके बीच में आता है, -π/2 कहने का मतलब कि -90 डिग्री और +π/2 कहने का मतलब +90 डिग्री। यहाँ पे मेरा थीटा आया π/6 डेट मीन्स 60 डिग्री, जो कि -90 + 90 के बीच में आता है। तो इस प्रकार से हम इसको आराम से प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं, क्योंकि यह tan के फॉर्म में था और tan का जो है tan का रेंज में बिलोंग करता है, इसलिए फ्रेंड्स यह प्रिंसिपल वैल्यू इसका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को अब समझते हैं थोड़ा सा। ये जो डोमेन पे यहाँ पे यूज नहीं होता है उतना, ये रेंज जो है रेंज को आप ध्यान में रखिएगा, बार बार इसको हम दिखाएंगे नहीं, ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है साइन इनवर्स -1/2। -1/2 सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हमें लेट करना है थीटा के बराबर में, क्योंकि यह खुद एंगल होता है। अब ये इस इक्वल के इस तरफ जब हम साइन को लाएंगे तो बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब हमें -1/2 को साइन में ही हमको आंसर खोजना है, मतलब साइन का ही ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में हमें जो 1/2 है उसका खोजना है कि कितना पे 1/2 होता है। तो हम लोग पाते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, जिसको हम 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो π/6 बन जाता है, यानी साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, ये जो साइन है उसको साइन यहाँ पे लिख देंगे आराम से, माइनस है, माइनस को हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे और ये 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे ये साइन से साइन अभी यहाँ पे नहीं काट सकते हैं क्योंकि आगे माइनस है, हमें इस माइनस को एंगल में बनाना पड़ेगा। तो एंगल में बनाने के लिए एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स -θ इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए, जब माइनस बाहर रहता है तो साइन के केस में डायरेक्ट एंगल में लिखा जा सकता है। इस फार्मूला का भी वीडियो मैं बना चुका हूँ जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। माइनस जब यहाँ पे मेरा बाहर में था तो उसको हम एंगल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी बाहर में है ना, तो बाहर है तो उसको एंगल में हम लिख सकते हैं ना।
तो यहाँ -π/6 है, उसको हम आराम से साइन के अंदर -π/6 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे साइन से साइन ये कट जाएगा और थीटा इज इक्वल टू -π/6 आएगा। थीटा इज इक्वल टू -π/6 आएगा। हम थीटा के बराबर -π/6 ला दिए। ये भी तो ध्यान में रखना होगा कि हम थीटा स्टार्ट में माने थे किसको, तो साइन इन्वर्स -1/2 को हम थीटा यहाँ पे माने थे। तो यही देखिए साइन इन्वर्स -1/2 को थीटा माने थे और π/6 भी थीटा के बराबर आया। यानी कि इसको इक्वेशन यदि आप फर्स्ट मानते हैं और इसको सेकंड मानते हैं, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता कि ये दोनों भी बराबर है। तो क्या इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कह सकते हैं, चेक करना पड़ेगा। तो आइए अब थोड़ी सी आपको हम पीछे ले चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है। साइन का रेंज जो होता है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसी के बीच में यदि आंसर आएगा तो हम उसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम आया साइन का केस में मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा -π/6, डेट मीन्स -30 डिग्री, और इसका आंसर आना चाहिए -π/2 से +π/2, डेट मीन्स -92 + 90 के बीच में। तो -30 तो आपको इसी के बीच में आता है, इसलिए इसका ये आंसर होगा। यदि इसके बीच में नहीं आता तो यह इसका आंसर नहीं होता है, फिर कुछ करना पड़ता। तो चलिए अब कुछ आगे पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन नंबर 3 को अब समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपको 3 में दिया हुआ है tan इनवर्स -1। सबसे पहले जो हमको दिया हुआ रहता है उसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन के बाद लेट करना रहता है, क्योंकि थीटा इसलिए लेट करते हैं क्योंकि इन्वर्स जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं सारे के सारे अपने आप में एक एंगल होता है। तो यहाँ पे इसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं। इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, आपको आगे काम देगा। और जब इस tan इन्वर्स को इस इक्वल के इस तरफ लाइएगा तो बन जाएगा ये tan थीटा, ये आपका -1 यहाँ पे रह जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए हमें 1 को इस प्रकार से tan के फॉर्म में खोजना है। tan के रूप में हमें वह एंगल खोजना है जिस पे आंसर 1 आता हो। तो हम लोग देखते हैं कि tan 45 डिग्री, tan 45 को ही हम लोग लिखते हैं tan π/4, जिसका वैल्यू 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो tan थीटा था उसको हम डायरेक्ट tan थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आप गड़बड़ हमको लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दीजिएगा। ये तो आप जानेंगे कि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं? ये tan थीटा को हम लिख देंगे tan थीटा, ठीक है। और ये -1 को हम माइनस रहने देंगे और 1 को हम tan π/4 लिख सकते हैं ना, π/4 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये बराबर है, अब ये tan से tan यहाँ पे काट सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पे अभी नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाहर में है। तो पहले इसको अंदर करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू tan -π/4। अब ये tan से tan काट सकते हैं और थीटा इज इक्वल टू -π/4 लिख सकते हैं। तो अब हमको ये देखना होगा कि -π/4 इसका आंसर होगा या नहीं होगा, वो समझना है। यहाँ पे डायरेक्ट काट दिया था, आप लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे बताएं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू -π/4 आया, तो tan के केस में क्या रेंज -π/2 से π/2 आता है, वो देखना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए tan का केस में जो इसका जो होता है, आपको देखिए
tan के केस में स्पेशलिस्ट tan के केस में आपको दिख रहा होगा कि जो tan का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो चलिए आप तो समझ गए कि -π/2 से π/2 के बीच में यदि आएगा तो इसका हो जाएगा आंसर। तो आइए फ्रेंड्स अब थोड़ी आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग थे 3 में -π/4 आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, तब इसको चेक कर लेते हैं। -π/2 से π/2 के बीच में -π/4 आता है। अब देख सकते हैं, ऐसे नहीं आप समझ में पाते हैं तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं। -π/2 को -90 लिख लीजिए और +π/2 को +90 लिख लीजिए और इसके बीच में -45 रख के देख लीजिए आता है कि नहीं। यहाँ आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब एक हम फार्मूला यूज किए, tan इनवर्स -θ इज इक्वल टू होता है -tan इनवर्स थीटा, यानी कि जिस तरह से साइन में हुआ था उसी तरह से tan में भी होता है। यदि यहाँ पे माइनस है तो उसको डायरेक्ट हम एंगल में कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टीज होता है जो हम आपको बता चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोलता है cosec 2। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद उसको थीटा की जो इक्वल में लेट करना है और इसको इक्वेशन 1 हमको मान लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद cosec, यानी कि इसी का ना वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, इसको हम थीटा मान लिए हैं। यदि थीटा का वैल्यू निकाल देंगे तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो है थीटा के बराबर है और थीटा जिसके बराबर आएगा वो इसके बराबर होगा। ये तो आप समझ रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो cosec इन्वर्स है इस इक्वल के इस तरफ जब लाएंगे तो बन जाएगा cosec थीटा और ये 2 बच जाएगा। अब हमें cosec पे कौन सा एंगल पे आंसर 2 आएगा वो हमें देखना है। तो आप लोगों को याद होगा कि cosec π/6 मतलब cos 30 डिग्री cos 30 का वैल्यू 2 होता है। तो क्यों नहीं हम cos थीटा को cos थीटा लिख दें और ये 2 को हम लिख दें cos π/6। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी cosec है, यहाँ भी cosec है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट काट देंगे cosec को। यहाँ पे हम आराम से cosec को काट सकते हैं। ये जब cosec कट जाएगा तो थीटा यहाँ से थीटा बचेगा, यहाँ से π/6 बचेगा, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम थीटा जो है तो cosec इन्वर्स 2 को हम थीटा माने और थीटा यहाँ π/6 के बराबर हो सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना, आप इसको इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं। अब 1 और 2 को जब कंपेयर कीजिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि cosec इन्वर्स 2 इज इक्वल टू π/6 आएगा। तो इसके लिए हमें cosec का रेंज पता होना चाहिए। तो आप यहाँ पे cosec को रेंज को थोड़ा सा देख लीजिए। cosec इन्वर्स x का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में सारे एंगल होंगे जिसमें से हमें 0 को नहीं लेना है। तो चलिए अब वहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए आपको दिख रहा होगा π/6 इसका आंसर आया, डेट मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में यदि ये है तो मेरा आंसर होगा। सिर्फ हमें 0 नहीं लेना था, तो यह तो 0 नहीं है और ये दोनों के बीच में भी है, इसलिए आंसर होगा। इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे। चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोलता है cos इन्वर्स -1/2। यहाँ से थोड़ी सी समझने वाली बात आ जाती है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें इसको हम 2 तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तरीका तो आपको ये हो गया कि सॉल्यूशन लिखिए सबसे पहले, दूसरा बात लेट कीजिए उसको थीटा के बराबर और इक्वेशन 1 मानिए। ये आपका इक्वेशन पहला स्टेज हो गया। अब इसको आगे सीखते हैं हम लोग कि इसको आगे क्या करना है।
सबसे पहला तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो कॉस जो यहाँ पे था इस बराबर के इस तरफ लाइएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब हमें कॉस का कौन सा एंगल पे वैल्यू 1/2 देता है वो देखना रहता है हमें। तो यहाँ पे आप यहाँ पे कॉस थीटा लिख करके डायरेक्ट आपको यदि वैल्यू याद है तो -1/2 कौन देता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉस 2π/3 देता है, यानी कॉस 120 डिग्री देता है। यदि आपको याद है तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको काट करके कॉस थीटा इज इक्वल टू 2π/3 आ जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स थीटा कॉस इन्वर्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू डायरेक्ट आपको 2π/3 आ जाएगा, यदि आपको वैल्यू याद रहेगा तब। लेकिन समस्या सबसे बड़ी बात ये आती है कि उतना बड़ा वैल्यू याद किसको होता है। तो चलिए अब इसको कुछ शॉर्ट से सीख लेते हैं। जब हमें एंगल में नेगेटिव कॉस रहता है तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, हम प्रॉपर्टीज में बताएं आपको ध्यान होगा। कॉस इन्वर्स माइनस थीटा के फॉर्म में जब क्वेश्चन रहता है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा, यानी इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, जब इतना बराबर इतना होता है तो ये आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये भी तो इसी का फॉर्म है, तो इसको हम डायरेक्ट इतना क्यों नहीं लिख दें, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। तो चलिए अब इसको डायरेक्ट इस रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये जो है तो स्पेशलिस्ट प्रिंसिपल वैल्यू को निकालने के लिए ही ये पूरा फार्मूला बनाया गया है। चलिए फ्रेंड, तो डायरेक्ट इस पे वार करते हैं। यहाँ पे आपका दिख रहा है कॉस इन्वर्स -1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 पाई माइनस कॉस इन्वर्स 1/2 को कॉस के ही रूप में हम लिख सकते हैं कॉस में π/3 लिख सकते हैं ना। अब एक फार्मूला यहाँ पे यूज होता है कॉस इन्वर्स कॉस थीटा, जो थीटा के बराबर होता है। कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, यह एक फार्मूला होता है। तो यहाँ से आप देखिए ये तो आपका पाई माइनस, ये पाई को हम यहाँ पे पाई लिख दिए, ये माइनस को हम यहाँ पे लिख दिए। अब बच कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे थीटा की जगह पे है π/3, यानी π/3 हम लिखेंगे। अब इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आएगा 2π/3। एलसीएम लीजिएगा और इसका सॉल्यूशन कीजिए, आपको आ जाएगा 3π में से 1π घटेगा 2π और ये नीचे 3 बच जाएगा, यानी कि 2π/3 आपका आएगा आंसर। यह जो पूरा का पूरा एक फार्मूला ही है, कॉस इन्वर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, एक फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आया 2π/3। अब इसको चेक करना रह गया कि क्या यह रेंज के अंदर आता है। चलिए इसको भी अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2π/3 का मतलब हुआ 2 इंटू π/3 का मतलब हुआ, पाई का मतलब 180 और 3 का मतलब 3। जब इसको से काटेगा तो कट जाएगा, 60 बार में मल्टीप्लाई कीजिएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा कि कॉस के रूप में कॉस का जो रेंज होता है से मेरा आंसर आया 120 डिग्री, और कॉस का जो रेंज है से आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से लेकर के पाई के बीच में है, यानी कि 0 से लेकर के 180 के बीच में है ना आपका 120 डिग्री। तो इस प्रकार से कॉस इन्वर्स -1/2 का आपका प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 हो जाएगा। अब एक प्रश्न आपको दिमाग में अभी भी आ रहा होगा, चलिए वो प्रश्न भी आपको हम बता ही देते हैं कि वो प्रश्न क्या आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जिस प्रकार से ऊपर हम लोग बना रहे थे क्वेश्चन, उसी प्रकार से यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या आता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, पिछला स्टेप यहाँ भी है, यहाँ तक ठीक था, यहाँ तक हम लोग
पीछे से करते आ रहे हैं, तो क्या इसके बाद भी सेम प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते थे कि कॉस थीटा हम लोग ये वाला लिख देते हैं और उसके बाद -1/2 को माइनस रहने देते हैं, 1/2 को हम कॉस π/6 लिख सकते थे। π/6 यहाँ पे नहीं होता है ना, π/3 होता है, cos π/3 लिख सकते थे, तो नहीं, यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि यदि आप इस प्रकार से सॉल्यूशन करते तो यहाँ पे आप करते क्या, ये डायरेक्ट इसको अंदर करते तो भी गलत होता। हाँ, ऐसे एक आपको सही हो सकता था, कब, जब आपको वो फार्मूला पता होता कि कॉस का जब एंगल नेगेटिव रहता है तो उसका वैल्यू पाई माइनस कॉस करके उसका एंगल पॉजिटिव किया जाता है। यदि ये आपको पता है तो आप यहाँ पे बना सकते थे इस मेथड से भी। कैसे कि ये जो यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है, सो अंदर तो डायरेक्ट उसको नहीं भेज सकते, यदि अंदर हमको माइनस भेजेंगे तो पाई में से उसको घटाना पड़ेगा। यदि इसको यूज करते तो यह बन जाता। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में सेम उसी प्रकार से सबसे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है, थीटा के बराबर मानना है। अब यहाँ पे इस इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये √3/2 अभी हम लोग रहने दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब हमें √3/2 कॉस के किस एंगल पे वैल्यू देता है वो हमें खोजना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है तो कॉस π/6 का वैल्यू √3/2 होता है, कॉस π/6 बराबर √3/2 होता है। तो क्यों नहीं ये कॉस थीटा को हम कॉस थीटा लिख दें और ये √3/2 को हम कॉस π/6 लिख दें। अब यहाँ से हम थीटा को थीटा काट देंगे तो ये आ जाएगा π/6। π/6 आपको थीटा बराबर आया। अब हम इसी को तो थीटा माने थे ना, और थीटा के बराबर मेरा आया π/6 आया। अब ये हमको चेक करना है क्या इसके रेंज में आता है। तो इसके लिए कॉस के रेंज आपको याद है? याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप यहाँ पे देख लीजिए। कॉस का जो रेंज होता है तो 0 से पाई में आता है, 0 से पाई में कॉस का रेंज आता है। तो चलिए इसका आंसर मिला लेते हैं हम कॉस का। देखिए इसका जो रेंज होता है तो 0 से पाई के बीच में होता है, और π/6 कहने का मतलब आता है π/6 का मतलब 30 डिग्री। तो क्या 30 डिग्री इसके बीच में नहीं है तो आराम से इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलता है देखने के लिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस इनवर्स 2π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ पे आपको डायरेक्ट लग रहा होगा कि कॉस इनवर्स थीटा और प्लस साइन इनवर्स थीटा मतलब 2π/3 प्लस 2π/3, 3 एलसीएम लेंगे 2π 4π/3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे सब का आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमें सबसे पहले इसका रेंज को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी आप ध्यान दीजिए, समझने वाली है। यहाँ में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये समझने की चीज़ है। यहाँ पे आप समझिए, थोड़ा दिमाग आप अपना लगाइए। यहाँ पे आपको 2 स्टेप दिख रहा होगा, एक तो ये स्टेप इधर का है, एक ये स्टेप इधर का है। हम यदि इसको एक बार में बनाना चाहेंगे तो लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ रहता था उसको थीटा के बराबर मानते थे। तो यदि थीटा के बराबर मानेंगे तो यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो कैसे हम दोनों को हम थीटा मान सकते हैं? इसलिए 2 चर मानना पड़ेगा। इसको हम अब सबसे पहले तो हम सोल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व करने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद हमें लेट करना है। तो लेट क्या करना है कि इस पार्ट को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, इस पार्ट को बीटा मान लेते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को अल्फ़ा मानना है, इस पार्ट को बीटा मानना है, और दोनों को अलग अलग अब सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए
हमें रेंज यहाँ पे काम आती है। हम जानते हैं कि कॉस का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, और साइन का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, ये आपका रेंज होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, कॉस का जो रेंज होता है वो डायरेक्ट एक फार्मूला होता है, कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। यदि वहाँ पे आप थीटा देख रहे हैं तो थीटा यहाँ पे डायरेक्ट बिलोंग करता है ना इसका रेंज में, तो 0 से पाई के बीच में 2π/3 कहने का मतलब 120 डिग्री, 120 डिग्री 120 यानी कि 120 डिग्री इसके बीच में आ जाएगा। यानी कि कॉस का जो प्रिंसिपल वैल्यू के अनुसार जो ये एंगल दिया हुआ है वो सही है। यानी कि इसका में तो हमें कोई खास चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, चेंजिंग करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे भी 2π/3 का मतलब हो जाता है 120 डिग्री, और 120 डिग्री इसके रेंज से बाहर हो जाता है, इसलिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू के लिए यह आंसर हमें नहीं देगा, इस एंगल को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप दोनों को कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम अल्फ़ा माने, इसको बीटा माने। अब यहाँ पे इस इक्वल को इस तरफ लाएंगे तो बन जाएगा कॉस अल्फ़ा बराबर कॉस 2π/3, यहाँ बन जाएगा साइन, इस साइन को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बन जाएगा साइन बीटा बराबर साइन 2π/3। अब यहाँ पे आप कॉस से कॉस काटिए और अल्फा बराबर डायरेक्ट आप 2π/3 लिख लीजिए, क्योंकि कॉस का जो रेंज होता है 0 से पाई होता है और उसी के रेंज में 2π/3 है, इसलिए अल्फा बराबर डायरेक्ट आप 2π/3 लिख लीजिए। अल्फा बराबर कहने का मतलब कि आप इसी को ना अल्फा माने, यानी कि इसका वैल्यू मेरा आ गया 2π/3। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसको बीटा माने हैं तो बीटा का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन बीटा इज इक्वल टू हमें इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं साइन बीटा बराबर साइन 2π/3 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि 2π/3 जो है साइन के रेंज में नहीं आता है, तो इसको हम क्यों नहीं क्वाड्रेटिकल जो होता है उसको यूज करते हैं। तो 2π/3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, π-π/3 लिखें तो कोई दिक्कत है? इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2π/3 आ जाएगा ना। तो आराम से साइन बीटा को यहाँ साइन बीटा लिख दिए और साइन इसको हम साइन 2π/3 को साइन π-π/3 लिख दिए। अब यहाँ से आप एक फार्मूला की यूज कीजिए, चूँकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट आप थोड़ी सी समझिए, ये होता है, यहाँ पे जितना रेशियो होता है सारा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे देखिए π-π/3 यहाँ पे है ना, π-π/3, पाई कहने का मतलब मेरा ये वाला ये हिस्सा, इसमें से कुछ भी घट रहा है यानी कि इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, घट रहा है जी, पाई में से -π/3 घट रहा है यानी कि इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन इसमें पॉजिटिव होता है। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देखिए कि साइन माइनस थीटा पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस खाली साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन जो है पाई माइनस थीटा के रूप में ही ना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको साइन π/3 लिख सकते हैं, इसको यूज करके लिख सकते हैं। तो ये साइन बीटा को साइन बीटा यहाँ लिख देंगे और यहाँ से हम लिख देंगे साइन π/3। अब यहाँ साइन से साइन कटेगा और बीटा का वैल्यू π/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम किसको माने हैं बीटा, इसी को ना बीटा माने हैं। इसका वैल्यू तो हम निकाल लिए, इसका वैल्यू तो निकल गया, डायरेक्ट रेंज के में था तो यही हो गया आपका। इसका वैल्यू इसको हम बीटा माने, बीटा को हम निकाल के लाए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं π/3। तो अब हमें समझना होगा कि बीटा जो π/3 आया वो साइन के रेंज में आता है, तो साइन के रेंज तो -90 से लेकर के -π/2 से +π/2 के बीच में होता है ना। अब इसके बीच में ये π/3 हो रहा है ना, हाँ हो रहा है, तो यानी बीटा का वैल्यू ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन आपको यही ना दिया हुआ था, क्वेश्चन इसी में हम इसी को ना अल्फा माने थे और इसको बीटा माने थे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू यहाँ से आप 2π/3 निकालें और बीटा का वैल्यू π/3 निकालें। तब इसको हम कैलकुलेट कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो बन जाएगा 3π/3।
अब इसको काट के आराम से पाई लिखिएगा। यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू के जरिए सॉल्यूशन करके आया। तो चलिए एक बार इसको रिमाइंड कर देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए और समझिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आपका ये था, ठीक है फ्रेंड्स। डियर फ्रेंड्स, हम लोग का आज का जो लास्ट क्वेश्चन है से आपको दिख रहा होगा, कॉस इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/2। आप यहाँ पे देखिए, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ये फार्मूला तो आप जानते हैं, पीछे भी बताया कि साइन का एंगल में यदि नेगेटिव है तो माइनस को बाहर निकाल के एंगल को पॉजिटिव किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, यदि आप पीछे फार्मूला का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आपको यह उतना समझ में नहीं आएगा और हम समझा भी नहीं पाएंगे उतना यहाँ पे, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप फार्मूला का वीडियो सबसे पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कॉस को हम कॉस इनवर्स से रहने देते हैं और 1/2 को हम क्या कॉस π/3 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, चूँकि कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 ही होता है, इसलिए कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दिए और 1/2 को कॉस π/3 हम लिख दिए। प्लस में यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हमें माइनस ही लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, प्लस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये माइनस है, ठीक है। ये 2 को हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं और साइन इन्वर्स को साइन इन्वर्स भी लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे एंगल जो है सो नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे एंगल पॉजिटिव किए हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव किए तो इसका एंगल कहाँ गया, तो एंगल यहाँ पे बाहर निकाले तब जा कर के पॉजिटिव हुआ, अब ये प्लस हुआ, ठीक है। तो अब ये प्लस यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कॉस इन्वर्स को कॉस इन्वर्स लिख दिए, कॉस π/6 को π/6 लिख दिए, 2 को 2 लिख दिए, साइन इन्वर्स को साइन इन्वर्स लिख दिए और 1/2 को हम साइन π/6 यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है ना, तो 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं यहाँ से। अब कॉस इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको π/6 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे π/6 हो जाएगा। ये प्लस आपका यहाँ पे प्लस रह गया, ये 2 जो है 2 भी आपको रहेगा, ठीक है। यहाँ पे एक ही लाइन में लिख दिए हैं, हमको ये लिखना चाहिए था इस प्रकार से, π/3 प्लस ये 2 है तो 2 रहेगा इंटू कॉस, यहाँ पे ये भी फार्मूला होता है साइन इन्वर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पर आपका π/6 है, यानी कि हमें डायरेक्ट यहाँ पे π/6 हो जाएगा। अब इसको से यहाँ पे काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी कि π/3 प्लस π/3 बराबर 2π/3, आपका ये आंसर हो जाएगा। आपका ये आंसर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत इसका हमें रेंज निकालना, इसका आंसर निकालना था ना, मान निकालना था। तो इसका भी जो आंसर आया वो प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत ही लिए हैं, इसका भी जो आंसर आया वही प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत लिए थे। क्योंकि देखिए इसका हम लिखे थे π/3, तो π/3 साइन कॉस का रेंज में आता है ना, 0 से पाई के बीच में है ना, और इसको हम लोग लिखे थे π/3 इसका भी, तो इसका भी -π/2 से प्लस π/2 के बीच में आता है, तो क्यों नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट आपको ये हो जाएगा 2π/3, आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप कौन सा बुक से पढ़ते हैं ये बार बार हम आपको बोलते हैं कि मायने नहीं रखता है, ठीक है फ्रेंड्स।